महाराज जी, आज भागवत कथा, श्री राम कथा के रूप में, एक वाचक के रूप में तो आपकी छवि है ही, लेकिन राष्ट्र कथा वाचक के रूप में आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि सामने आई है। इसके बारे में आप हमें बताइए कि कैसी यात्रा रही आपकी। देखिए जी, जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ें व्यक्ति के अंतर्गत होती हैं, उसके मन में होती हैं। अगर आप देखेंगे, कोई डॉक्टर होते हैं परंतु वो गायक भी बहुत अच्छे होते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पर वो चित्रकारी बड़े अच्छे होते हैं। ये राष्ट्र, सच पूछे तो हमको सेना में ही जाना था। पारिवारिक रूप से जो परिपाटी चली आ रही है कि परिवार के लोग सेना में जाते हैं, सैनिक होते हैं, तो हमारी भी पूरी तरह से जो तैयारी थी वो सेना में जाने के लिए थी, एक सैनिक के रूप में। पर राष्ट्र के सैनिक बनने की अपेक्षा हम धर्म के, राम के सैनिक बन गए। पर मैं काम आज भी वही कर रहा हूँ। हम लोगों ने जब कथा प्रारंभ की तब तीर्थों पे कुछ कथाएं हुई, तो मुझे लगा कि तीर्थों के साथ हमारे और भी तीर्थ हैं जो राष्ट्रीय तीर्थ हैं। इसलिए हम लोग तनोट माता के मंदिर गए, जहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और मैं भी एक निवेदन करूँगा, जो दर्शक जन संत वाणी को सुन रहे हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, द्वारिका जी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, अनेक तीर्थों पर जाते हैं और जाना चाहिए। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, ये हमारे सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र, जहाँ जाके प्रणाम करना चाहिए। पर हमारे राष्ट्रीय तीर्थ हैं, जैसे तनोट माता का मंदिर लोंगेवाला बॉर्डर पर, खारदुला बाईपास, कारगिल, जलियांवाला बाग। तो अपने बच्चों को लेकर हम उन जगह भी जाए जहां पता वो हमारे बच्चे जाने कि आज हम जो कुछ हैं केवल अपने कारण नहीं है, उसके पीछे कितने बलिदान हुए हैं। जब देश ने 1857 की स्वर्ण जयंती मनाई थी, तो हम लोग मेरठ के काली पलटन के मंदिर पे गए थे, जो आज अन्नपूर्णा मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहाँ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। काली पलटन का मंदिर था जहाँ पर भारतीय सैनिक पानी पीते थे, प्याऊ था। तो हम काली पलटन के मंदिर पे सत्संग, राष्ट्र कथा करने के लिए गए, सत्संग करने के लिए गए। उसके बाद हम लोग कारगिल गए, उसके बाद हम नाथुला बाईपास भी गए, चाइना बॉर्डर पे भी गए, तनोट माता के मंदिर में गए। तनोट माता का मंदिर है, आपको मैं एक और विशेष बताऊं, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जितने गोले उस मंदिर के प्रांगण में गिरे, एक भी नहीं फटा। हाँ जी, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाकर भी और कहीं पर भी, आपको जानकर आश्चर्य होगा। आज भी वो गोले, और मंदिर के परिसर के बाहर सारे गोले फट जाते थे, मंदिर में पड़ने वाले गोले सारे वैसे के वैसे आज भी मंदिर में रखे गए हैं, और सिपाही उस मंदिर की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। आगे लोंगेवाला बॉर्डर है। दिल्ली के टेम्परेचर में तो आप जानते हैं कितनी गर्मी लगती है, पर आप सोचो भयंकर गर्मी में जब 45 डिग्री से ऊपर का पारा होता है, तब भी एक भी सिपाही अपनी बंदूक नहीं छोड़ता। मैंने एक सिपाही से पूछा, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, आपके हाथ में बंदूक है, हाथ नहीं थकते? तो उसने मुस्कुरा कहा, हाथ तो थकते हैं पर बंदूक नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता है जब तक हमारे हाथ में बंदूकें हैं तब तक हमारे भाई बहन सुरक्षित हैं। इसलिए ये बातें प्रेरणाएं देती हैं हमें। जहां हम संतों की वंदना गाते हैं, सूरदास के पद गाते हैं, वहीं मुझे रंग दे बसंती चोला गाने का बड़ा आनंद आता है। लोंगे वाले बॉर्डर पे एक, मैं बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, एक एक चीज मेरी आंखों के सामने आती है। लोंगे वाले बॉर्डर पे एक पत्थर लगा है, उस पे लिखा है कि जाकर शहर वालों को कह देना, जाकर शहर वालों को कह देना कि तुम्हारे आज के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। फांसी लगने से पहले एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए गई और कहा, तू बड़ी बड़ी बातें कहता है भारत माता की, मैं भी तो तेरी माँ हूं। मैं नमन करूंगा खुदीराम बोस को, 19 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए। माँ ने कहा तू बड़ी बड़ी भारत माता की बात करता है, तुझे मेरी याद नहीं आती? उस क्रांतिकारी ने अपने माँ का चेहरा अपने हाथों में लेकर, माँ
जब मैं भारत माता की बात करता हूं तो उसमें मुझे तेरा ही चेहरा नजर आता है। याद रखना, इस देश से गद्दारी वही करेगा, इस देश की भावनाओं के विरुद्ध वही जाएगा जिसको भारत माता अपनी मां का चेहरा नजर नहीं आता, क्योंकि गद्दार से गद्दार व्यक्ति अपनी मां से गद्दारी नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय संस्कृति है ये भाई बहन। आज की नई पीढ़ी को अध्यात्म आंतरिक हो और राष्ट्रवाद हमारा शरीर हो, तो इसका समन्वय हमारी संस्कृति और राष्ट्र की सीमा की सबकी सुरक्षा करेगा, जो आवश्यकता है। आज देश के विरुद्ध नारे लगाते हैं, वास्तव में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रही थी? नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए वो लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुए। अरे मैं वीरों की क्या बात कहूं, ये भारत की माटी अपने पे पुण्य है। प्रीति प्रतीति वहां पलती जहां भाई ने भाई की आपदा बाटी, और होते हैं या पशु भी उपकारी, ऐसी भारत माता की माटी। हम जब वीरों की बात करते तो चेतक को भी नहीं भूलते, हम वीरों की बात करते तो हम चेतक को भी नहीं भूलते। और तानाजी की गोह थी, पहले सिपाही किले पे चढ़ने के लिए गोह का सहारा लेते थे जो चिपक जाती दीवार पे। सारे सिपाही जब चढ़ गए तो उस गोह ने अपने प्राण त्याग दिए, जब तक एक भी सिपाही नीचे रहा गोह ने अपनी पकड़ को नहीं छोड़ा। महाराणा के एक हाथी थे जिनको कैद कर लिया, और उन्होंने जब से बादशाह ने कैद किया, भोजन पानी लिया, अपने प्राण छोड़ दिए। मेरे भाई बहन, ये भारत माटी बलिदान की, क्रांतिकारी भावना की और प्रेम की है। इसलिए इस देश को आज धर्म के साथ राष्ट्रवाद की प्रबल आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर संत और सिपाही का समन्वय होना चाहिए कि वो दूसरे को तंग ना करे, परंतु हाँ, अगर राष्ट्र की आन पर कुछ बन पड़े तो उसके हाथ में जहाँ शास्त्र हैं, शस्त्र भी भूला ना हो। यह समन्वय हमेशा इस संस्कृति में बना रहे, इसलिए राष्ट्र और अध्यात्मवाद के हम समन्वय की बात कहते हैं। महाराज जी, राष्ट्रभक्ति की जो यात्रा आपने प्रारंभ की है, आप उसको किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? मैं निवेदन करूं तो हमसे पहले भी कितने लोग आए और हमारे बाद भी कितने लोग आए हैं। वो एक पंक्ति है ना, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। कल फिर आएंगे तुमसे अच्छे सुनने वाले और हमसे अच्छे कहने वाले। ये संस्कृति है भाई बहन, निरंतर चलती रहेगी, हमसे पहले भी, आज भी और कल भी। पर हर व्यक्ति को परमात्मा ने किसी एक कार्य के लिए बनाया है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, कहाँ तक इस यात्रा को लेके जाएंगे। तो मैं, एक क्रांतिकारी ने फांसी से पहले 2 पंक्तियां आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए लिखी थी। मैं फांसी से पहले वो 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई हैं, मैं वो कहने जा रहा हूं। उस क्रांतिकारी ने लिखा कि कल मुझे फांसी हो जाएगी, रोज कहीं ना कहीं, रोज इस जेल में, अंडमान की बात कर रहा हूं, रोज जहां फांसी होती है फांसी हो जाएगी, पर आने वाले समय में कुल कितने लोग याद रखेंगे हमें नहीं पता। पर हम कर रहे हैं, अब न्याय कर रहे हैं तो अपने वर्तमान के साथ। दूसरी बात, ये 2 पंक्तियां मुझे नहीं पता कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, पर जब ये पढ़े तो अंतरात्मा से जवाब देगा। तो इस क्रांतिकारी ने फांसी से पहले लिखा है कि आप जो कोई भी हैं जिस पंक्ति को पढ़ रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप जो कोई भी हैं, तो इतना लिखा, मैं संक्षेप बताऊं कि चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, कोई सरकारी नौकर है, या कोई अफसर है, या कोई व्यापारी भाई है, या मीडिया है, या कोई संत है, या कोई हमारी तरह, या किसी भी कोई काम को कुछ भी कर रहा है, चाहे माता बहनें अपने घर में रसोई में काम कर रही हैं, आप जो भी हैं, क्या अपना काम प्रेम और ईमानदारी से कर रहे हैं? अगर आपकी आत्मा उत्तर देती है हाँ, आत्मा, यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से इसका प्रश्न, इसका उत्तर लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं क्या प्रेम और ईमानदारी से कर रहे हैं? अगर आत्मा, आपकी अंतरात्मा इसका जवाब देती है हाँ,
तो बलिदानियों के ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। पर अगर आपकी अंतरात्मा कहती है नहीं, तो ये बलिदानियों के जो बलिदान है ना जाने कब तक चलते रहेंगे। इसलिए हमें अपने आप में साक्षी होना है, अंतरात्मा में धारण करना है। हम लोगों ने यह राष्ट्र मंदिर विश्वरमण आश्रम बनाया है, जहाँ पे राष्ट्रवाद और अध्यात्म का समन्वय है। ये स्थान उन सब लोगों के लिए भी समर्पित है जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो जिनके हृदय में कुछ अच्छा करने की चाह है, उन सब के लिए एक प्लेटफार्म है। साथ में आने वाले समय में हमारा एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, विचार है परमात्मा को समर्पित करके अतुल्य भारत बनाने का। जब आप भारत के विषय में कुछ भी सोचते हैं तो एक जगह आपको सब कुछ भारत नज़र आए, ऐसा अतुल्य भारत प्रकल्प अभी हृदय में है। उसका बीज परमात्मा के चरणों में अर्पित किया गया है और समय आने पर वह प्रकट होगा। परंतु सदा सदा इस संस्कृति की सेवा करते रहें, सनातन का प्रचार करते रहें। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम करके आए, रंग दे बसंती। आप ये मानेंगे कि जो भारत से बाहर दूसरे प्रवासी रह रहे हैं, उन सब की आंखों में आंसू थे। और यहाँ से भारत के जो यात्री गए थे, सब लोगों ने कहा कि कोई भी किसी होटल में नहीं रुकेगा, वो सब लोग हमारे घर में रुकेंगे। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के तो आगे हमारे घर में रुकते, पर आज हमारे भारत के लोग हमारे घर में आके रुकेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। इसी प्रकार से हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, फिजी गए, मॉरिशस गए, सिंगापुर, मलेशिया, संसार के आखिरी कोने नॉर्वे। लगता ही नहीं है कि कहीं भारत की संस्कृति को लोग भूल गए हों। उनके हृदय में आज भी राम और राष्ट्र के लिए प्रेम है, और वो निरंतर चाहे कितनी दूर भी चले गए हों, परंतु हमेशा देश के बारे में बड़ा भाव रखते हैं। और मैं भी एक ये निवेदन करूँगा कि हम सब लोग अपने विचारों को ठीक करें। जिस दिन विचार ठीक करेंगे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और जाते जाते इस बात को विश्राम करते हुए मैं एक छोटा सा वृत्तांत कहूँगा। एक बच्चा अपने पिता के पास खेल रहा था, पिता भी अपने काम में लगे हुए थे, अध्यापक थे। उसने देखा कि बच्चे ने उनका जो मानचित्र का जो पेपर था वो फाड़ दिया। पिता ने कहा, यार क्या किया तुमने? हमारा पेपर फाड़ दिया, मानचित्र था इसके अंदर, कुछ देखना था। बच्चे ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। तो पिता ने हंसकर कहा कि मानचित्र है ये, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। पर बातें करते करते बच्चे ने मानचित्र ठीक किया, पेपर को ठीक किया और अपने पिता को दे दिया। पिता ने कहा, अरे तुम्हें इतना ज्ञान, तुमने एकदम मानचित्र बिल्कुल सही से जोड़ दिया, कैसे किया? बच्चे ने भोलेपन से कहा, मैंने पिताजी कुछ नहीं किया, इस मानचित्र के पीछे एक इंसान की फोटो थी, मैंने उस इंसान को ठीक किया तो मानचित्र अपने आप में ठीक हो गया। और यही बात आज संत वाणी के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ प्रेम से, कि जब हम ठीक होंगे तो जग अपने आप ठीक हो जाएगा। और संतों की वाणी हमारे हृदय और विचार में रहे, ऐसी मैं ही कामना करता हूँ। महाराज जी, संतवाणी चैनल पर आपने जो आशीर्वचन की कृपा की है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः संतवाणी के दर्शकों को बहुत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ शिक्षा और प्रतिष्ठा, संस्कृति, इन सब भावों से भावित रहें। फिर पुनः किसी और प्रसंग में आपके से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।